नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास बुलेटिन के जरिए बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर की बढ़ती मुश्किलों को लेकर के, जो अपनी नीतियों और कामों की वजह से पाकिस्तान में तो घिर ही रहे, अब 7 समंदर पार भी उनका विरोध शुरू हो गया है। और तो और इस दौरान उनका अंजाम गंभीर होने की धमकी भी दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो धमकी दी गई है, ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अब इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मुनीर का जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये यहाँ पर धमकाया गया है। महिला ने आज से मुनीर के खिलाफ बयान दिया है। मुनीर का जियाउल हक जैसा ही अंजाम होने वाला है, वो ये कहते हुए नजर आई। ये बात वो कही और ऐसे में उनकी प्लेन में धमाका हुआ, इन्हें कार में मार दिया जाएगा, प्रदर्शनकारी इन्हें कार में मार देंगे, इस तरीके की बात सामने आई। उन्होंने मुनीर का अंजाम जियाउल हक जैसा होने की बात कही। प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्लेन में धमाका हुआ था, इन्हें कार में ही मार दिया जाएगा। हालांकि धमकी के बाद पाक सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने फॉर्मल तौर पर आपत्ति दर्ज करवाई है। पाकिस्तान ने इस मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की सीधे सीधे मांग भी कर डाली है और इसको लेकर के कहा है कि इसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि देखिए तस्वीर जो सामने आ रही है, मुनीर का क्या जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये बड़ा सवाल। बाकी सारे दावे कर दिए हैं, खुदा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। तो देखिए, मुनीर का अब तक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध हो रहा था, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना अब बाहर भी की जा रही है। ये पहला मौका है जब 7 समंदर पार लंदन में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर फूटे हैं। अब तक इमरान खान की पार्टी पीटीआई और देश के मौलाना ही उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब ये विरोध देश के बाहर भी किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी, पीटीआई समर्थक और इमरान खान का पूरा परिवार जो है मुनीर पर भड़का हुआ है, जबकि मुनीर को कानून से मिली आजीवन इम्यूनिटी के खिलाफ मौलाना का विरोध शुरू हो गया है। जेयूआईएफ से जुड़े मुफ्ती तकी उस्मानी ने आजीवन कानूनी छूट को इस्लाम के खिलाफ तक बता दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्तों के खराब होने के लिए पाक सेना को जिम्मेदार तक बताया। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जियाउल हक कौन थे जिसको लेकर वो महिला यहाँ पर बात रख रही थी और धमका रही थी, जिनके जैसा अंजाम मुनीर का होने वाली बात सामने आई है। आपको बताते हैं कि जियाउल हक है कौन। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को 1976 में पाक सेना का सेना अध्यक्ष बनाया था और जनरल जिया ने 5 जुलाई 1977 में भुट्टो सरकार को ही गिरा डाला। 1985 की अब बात करते हैं, जहां चुनाव हुए और विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। अब अगस्त की बात करते हैं, 1988 की बात करते हैं। बहावलपुर से लौटते समय एक विमान दुर्घटना में जनरल जियाउल हक की मौत हो जाती है दर्शकों, और इसके बाद जांच जब की जाती है, इसमें गहरे साजिश की बात सामने आती है। गहरे साजिश की आशंका जताई जाती है। इसको लेकर के कई जो थ्योरीज है वो फ्लोट होती है। फिलहाल मुनीर के लिए ये वक्त बहुत कठिन है, क्योंकि अब हर ओर से उनका विरोध हो रहा है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है किस तरीके से अब आगे जो यहाँ पर उसका रुख है वो कैसे रहने वाला है, आखिर रावलपिंडी से लेकर लंदन तक ये जो विरोध के सुर है वो पाकिस्तान के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं, इसी को लेकर के बड़े सवाल आज के पूछता इंडिया के हम रख देते हैं सामने। क्या लंदन से आई धमकी किसी साजिश का हिस्सा है? पहला बड़ा सवाल दर्शकों। और भाई दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मुनीर की तानाशाही से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब इस तरीके की बातें रख रहे हैं? और तीसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या शहबाज सरकार को मुनीर पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या सरकार को इसको लेकर के काम नहीं करना चाहिए? कि यहाँ पर पिछली बार भी इसी तरीके से तस्वीर आई थी और इसी तरीके से हमने देखा था कि मिलिट्री एक्शन के बाद यहाँ पर सरकार को ही गिरा दिया गया था। क्या ये दोबारा से होने वाला है? क्या ये पिक्चर रिपीट होने वाली है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सुरोई मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो ये तस्वीर है
पहले हम देख रहे थे कि घर के भीतर ही आलोचना का सामना कर रहे थे, घर के भीतर ही कलह थी, लेकिन अब ये कलह जो है लंदन तक पहुंच गई है रावलपिंडी से। वहां पर महिला चेता रही है, धमकी दे रही है कि अभी तक तो सिर्फ जियाउल हक को विमान दुर्घटना में हमने मरते हुए देखा था, मुनीर साहब के साथ कई कार दुर्घटना ना हो जाए। बिल्कुल रितु जी, सबसे पहले जय हिंद। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए, ये जो पीटीआई के कार्यकर्ता है, चाहे वो रावलपिंडी में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे वो जो है लंदन में हो, वॉशिंगटन में, कहीं पे भी हो, उनका सिर्फ मकसद एक ही है कि वो जो है अपने लीडर, जो उनके पॉलिटिकल लीडर, और मैं कहूंगा इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल आज में बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट है। किसी भी इंसान को आप 200 केसेस में जेल के अंदर बंद नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले 17 साल की सजा तोश खाना के जो है उन्होंने बताया कि वहां से जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से जो गिफ्ट दी थी, वो गिफ्ट उन्होंने जमा नहीं करी, उसकी चोरी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें चोरी की जो है 17 साल की सजा होती है? तो ये सब आसिम मुनीर साहब जो है डी फैक्टो रूलर हैं पाकिस्तान के। वो चाहे कोई बोले या ना बोले, और पाकिस्तान में तो सिवाय पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के लीडर्स हैं, वो ही बोलते। आम जनता में इतनी ताकत नहीं कि वो बोल सके। ना तो वो पत्रकार कोई बोल सकता है उनके खिलाफ, ना कोई आम आवाम बोल सकता है। और वो उनकी वहां पे डिक्टेटरशिप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ जो एक मोहरा है, और वो जो रबर स्टैंप बन के रह गए हैं। बाकी सारी पावर जो आसिम मुनीर के पास है। अब सवाल ये उठता है, ये जो लंदन में जो स्टेटमेंट जो वो आपने वीडियो सुनाई है, वो जो लेडी बोल रही है, वो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन वो हो सकता है उनका गुस्सा हो, वो गुस्से में बोल रही हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल जियाउल हक जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनको जो है हवाई जहाज उनका जो है ब्लास्ट हो गया था। और वो ब्लास्ट होने के कई कारण बताए गए, लेकिन अभी तक आज तक ये नहीं पता लगा कि उसका परपेट्रेटर कौन था, कौन जिम्मेवार था उनकी मौत का। कोई यूनाइटेड स्टेट जिम्मेवार था, रशिया जिम्मेवार था, या पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो उनको नहीं चाहते थे, उनको मार दिया था। तो ये आसिम मुनीर साहब का जो हो रहा है, आपने सही बताया। फजल रहमान कह रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उसको नाजायज बताता है, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिस्टों के अड्डों पे हमला करता है तो उसको जो लीगलाइज बताता है। तो ये जो दोहरी नीति है, ये जो हिपोक्रेसी है आसिम मुनीर की, ये अभी नया नया काम है। लोग थोड़े जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा। जैसे जैसे आगे समय बीतेगा, जैसे जैसे बलूचिस्तान में हालात है, केपीके में हालात है, बाकी जो पीओजेके में हालात है, अंदरूनी हालात है, उधर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, उधर भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आसिम मुनीर साहब की जो है मुश्किलें और बढ़ने वाली है। रितु जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर पूरी तरीके से कोट करके बताया भी है, उन जो है हिस्ट्री के जो तर्क सामने आए हैं, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार हो चुका है। और शुभदा चौधरी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है वो। शुभदा चौधरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना की नीति और नियत पर सवाल किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा बैक स्टेप किया है सरकारों को। वहां पर हमने देखा था किस तरीके से जियाउल हक जो है जिस नीति के साथ काम कर रहे थे, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के कैसे वो बढ़ोतरी कर रहे थे पाकिस्तान में, और वो हम नतीजा भी देख चुके हैं कि सरकार गिर गई थी उनकी उसके बाद। देखिए रितु जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अब जहां तक बात रही कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई के एक्टिविस्ट द्वारा, ये ब्रैडफोर्ड में हुआ, तो हमें पहले यूके को समझना होगा कि यूके में कम से कम 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, और डायस्पोरा है, उनको 4 बिलियन रेमिटेंस मिलता है एनुअली वहां से। और जो ब्रैडफोर्ड में खासकर जहां पे कॉन्सुलेट के पास प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पे जो पीओके है वहां के मिरपुर से और नॉर्दर्न पंजाब से ज्यादा डायस्पोरा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आसिम मुनीर की वहां पे प्रोटेस्ट करना भी एक करेज का बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी नेशनल अगर वो डायस्पोरा का है और वो यूके में बैठ के मिलिट्री के खिलाफ कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है या ग्राउंड पे प्रोटेस्ट में भी जाता है, तो उसकी फैमिली टाइज को खतरा है,
उसके लीगल सिस्टम्स में फंसाया जाता है, एक्स्ट्राडिशन की मांग की जाती है, उसके ऊपर डिजिटल सर्वेलेंस बढ़ जाता है, उसके एसेट को फ्रीज कर दिया जाता है और पासपोर्ट को रिवोक कर दिया जाता है। अब ऐसे 4 केसेस हो चुके हैं। पहला, मिर्जा शहजाद अकबर, ये इमरान खान के फॉर्मर एडवाइजर थे जो 2022 में यूके चले गए। इन्होंने बेनजीर भुट्टो, जरदारी, शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर इन्होंने काफी लीगल वर्क किया था। नवंबर 2023 में जब इन्होंने आसिम मुनीर को क्वेश्चन किया तो इनके ऊपर इनकी बेटी के सामने एसिड अटैक होता है। दिसंबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले इनको इनके कैम्ब्रिज के घर के सामने ब्रूचुअली असॉल्ट किया जाता है, इनके जबड़े और नाक को तोड़ दिया जाता है। इनका जो भाई है, उनके भाई के साथ भी उसको 100 दिन के लिए आईएसआई ने गिरफ्तार कर दिया था पाकिस्तान में। दूसरा है आपके आदिल राजा, ये रिटायर्ड मेजर है पाकिस्तानी आर्मी से, ये भी 2023 में यूके चले गए। इनकी जो एल्डर मदर है उनको किडनैप कर लिया गया, इनका पासपोर्ट रिवोक कर लिया गया और इनको मिलिट्री कोर्ट में एब्सेंशिया में सेंटेंस कर दिया गया। ठीक है। तीसरे हैं उमर राज, इनका एक टिकटॉक अकाउंट था जिसमें ये पाकिस्तानी मिलिट्री को क्वेश्चन करते थे। इनके फादर और इनके ब्रदर को 2024 में अबडक्ट कर लिया जाता है। अब क्या, क्योंकि लंदन के मेयर जो है वो सादिक खान है, क्या सारे ब्रिटिश एमपीज सादिक खान के साथ सारे चुप हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फरवरी 2025 में प्राइवेट प्रोसिक्यूशन हुआ है आसिम मुनीर के खिलाफ लंदन में 2024 इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर। ओके। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो आसिम मुनीर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बना चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डायस्पोरा नीतियों को लेकर आप बात कर रही थी कि शुरुआत से ही जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने अभी गिनवाया और ये बताया भी कि लंदन की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर पाकिस्तान का जिक्र होना, ये मैं समझाता है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि मुनीर साहब कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में, वहां पर हो क्या रहा है, और जो लोग वहां पर रह रहे होंगे जो पाकिस्तानी भी होंगे इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। और मेरे खास मेहमान अली शाह सर भी जुड़ गए मेरे साथ। अली शाह सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि 37 साल पहले जो हुआ था, 1988 में जो हुआ था, वो रिपीट ना हो जाए? ये अनजाना डर बताता क्या है? जी ऋतु जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हमने बांग्लादेश किया 71, तो पाकिस्तान 1974 में बांग्लादेश को मारी जब ये ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था, और 24 साल तक इन रिश्ते थोड़े ठीक ठाक नहीं थे। और बल्कि 2024 के बाद पिछले साल जब शेख हसीना वहां से गई है, पाकिस्तान नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश से। पाकिस्तान ने तो अहमदियों को और बांग्लादेशियों को मुसलमान का करार नहीं दिया था। तो अभी फिलहाल हुआ कि अब अचानक ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां थी, चीन के प्रभाव में आके 8 पनडुब्बियों की बातें हो रही है। अभी ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बिगाड़ने में तैयार हो गया है, लेकिन पाकिस्तान नजदीकियां जरूर बढ़ाएगा। और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोनों शातिर चालबाज, ये चालबाजी सर उन्हीं के लिए अब भारी पड़ती है। इसे अगर हम कहें, पूरी तरीके से कोट करें तो चालबाजियां हर दफा चलती नहीं है। और अब तो क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो आतंकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, शुरुआत से ही जोड़ा जा रहा है, और अब तो इसको लेकर के प्रखरता से बात भी होती है। अली असगर भट्टी मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्ट हो गए हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी सर, 1988 में जो हुआ वो तस्वीर रिपीट ना हो जाए, ये आरोप लग रहा है कि एक अनजाना डर है। तो क्या मुनीर साहब छुप गए हैं क्या बंकर में? उन्हें डर लग रहा है क्या? अब लंदन की सड़कों पर विरोध पहुंच चुका है उनका।
अच्छा, एक मैं बात कहूंगा कि आपने मेरे पूरे सवाल का पूरा जवाब आपने सुनना होगा। मैंने जी। तसल्ली से आपकी सारी बातें सुनी है। जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर एंड ये होता है कि जरा सी मैं बोलता हूँ, उसके बाद आपके यानी कि दूसरी तरफ चले जाते हैं। लंदन में ये देखें कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ आसम मनीर का हुआ, और पार्टी कौन सी है ये आपने नोट नहीं किया होगा कि जो पार्टी वो है जो पाकिस्तान पे भी यहाँ पर यानी कि जगह माल बनी हुई है, वहां पर इंतशार फैला रही है, यहाँ पर केपी में कर रही है। हालांकि उनकी हुकूमत होने के बावजूद यहाँ पर उनकी पार्टी किस पार्टी के वो कारकुनान है, किस पार्टी की वजह से, जब से आसम मनीर सीडीएफ बना, आर्मी चीफ बना, उस वक्त से पीटीआई को यानी कि ये रोड उठ अरे रहे साहब हैं। पहले आप वो टीटीपी से पाकिस्तान तो में लड़ यहाँ पर लीजिए, पहले तालिबान से तो लड़ लीजिए। नहीं, थोड़ी सी अभी मैंने ये कहा था, मेरी बात आपने पूरी कंप्लीट तसल्ली से कीजिए सर, सुनी है। पर जब तालिबान आप से भी हम तर्क रखते तालिबान हैं तो पूरी तरीके से रखिए। फिर आप पहले टीटीपी से लड़ाई अपनी पूरी कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके की बातें रखिएगा। देखें, हम आपकी आशीर्वाद से जब इंडिया के जो ताने माने जब मिलते हैं, तालिबान पे कौन से इन्वेस्ट पैसा कौन कर रहा है, पैसा कौन कर रहा है इस पे, तालिबान पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन कौन सा ममालिक कर रहे हैं। कौन कर रहा है? देखें कि आसम मनीर को सिर्फ बांग्लादेश, आप कह रहे हैं ना, बांग्लादेश में आपके खिलाफ कितनी यानी कि प्रोटेस्ट हो रही है, आपको लास्ट वीक का भी याद होगा। पाकिस्तान इंडिया हमेशा यानी कि जितने भी इसके पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ किसके साथ ताल्लुकात इसके अच्छे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया हमेशा यानी कि जो आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखता नहीं है। अब देखेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पर हुआ जो दूसरे ममालिक में हो सुनिए रहा ना है, और सर, एक सुनिए ना, सियासी ठीक जमात है। पार्टी अभी कर आप रही है, फिर वो बोलेंगे कि आसम मैं मनीर टोक को रही कर हूँ, रही है। फिर बोलेंगे कि टोक रही हूँ। चीन के साथ सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई करता है ना देश, तो भारत करता है। एक बार पता करिएगा कितना व्यापार चीन यहाँ पर करता है, कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर चीन के यहाँ सेटअप है। अली शाह सर, इनको जवाब जरा दीजिएगा। कितनी है इसका बिजनेस, तभी वॉल्यूम ज्यादा। देखिए भाई साहब, आप अलीशा नहीं है, आपको अलीशा बनने के लिए आपको बहुत आगे, अभी और आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप सुन लीजिए, आप तसल्ली से देखिए, आपने जो बोला ना, आप, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपको अपने मुल्क का साथ देना होगा यहाँ पर। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी मिलिट्री आपको उठा के ले जाएगी रातों रात और गायब कर देगी। तो इसलिए आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में आपको पता है, लॉजिकल बात यह है कि बांग्लादेश जो है उसको पटाने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान। बांग्लादेश को साथ लेने में कि भाई ये मौका है, मार दो चौका, मौके पे चौका मारने पे लगा हुआ है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ये समझ ले कि भाई ठीक है, हमारी एनर्जीज बांग्लादेश को पटाने की जगह हम क्यों ना अपने लोगों को पटाए भाई, तो जो सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, पीओके में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके खुद के लोग खुश रहेंगे। आपके अंदर जो जिस पर तरीके अली से शाह सर, इनकी मजबूरी भी तो समझिए ना, ये अभी टीटीपी तालिबान से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके सामने रख रहे हैं। अली असगर साहब जी। है जितनी आजादी हमारे मुल्क में है, इतनी आजादी तो कहीं पर भी नहीं है। आप अपनी आजादी की बात करें ना, देखें जितनी आजादी पाकिस्तान में इतनी नहीं है, इंडिया में आप देखें कितनी आजादी है, कितनी अकलियतों का आप बुरा हाल करते हैं। इवन के जरा सा गाय को वो पता चलता है कि गोश्त का, वहां पर उसको मार दिया जाता है। वहां पर इतने प्रोटेस्ट, कोई नमाज पढ़ने जा रहा होता है वहां पर बुरा हाल किया जाता है। हमने आपकी खबरें हमारे पास आ रही होती हैं, जितना मुसलमानों पे भी वहां पर जुल्म सितम होता है वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। आप समझते कि जैसे हम जुल्म सितम यानी कि वहां पर इंडिया में मुसलमानों के साथ करते हैं, वो वहां हमारे हुकूमत कर रही है, इसी तरीके से पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर सीडीएफ जब से आसम मनीर बने हुए हैं, यहाँ पर उनको बिल्कुल उन्होंने यानी कि आस पड़ोस के जो मालिक है उनको बता के रखा हुआ है कि मैं कौन हूं। सर्वे सरवाए मुनीर साहब, ठीक है हम मान गए सर, हमें आप मत बताया करिए हर बार आके डिस्कशन पर, हमें पता है कि सेना आपके यहाँ पर सर्वे सरवा है, बार बार इसे रिपीट करके आप यहाँ पर आप खुद को बता रहे कि लोकतंत्र है ही नहीं आपके वहां पर, आपके यहाँ पे कोई पूरी तरीके से सिस्टम ही नहीं है, सिस्टमेटिक वे में चलती ही नहीं आपके यहाँ पे सरकारें। संजीत सिरोही सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक जो जिक्र बार बार होता है जियाउल हक को लेकर के, तानाशाह के तौर पर वो उभरे थे, तानाशाह जो उनके आलोचक है वो कहते हैं कि वो तानाशाही करते थे देश में। अब ऐसे में जनरल जुल्फिकार अली जिनके बलबूते वो आए थे, जब उन्हें बनाया गया, सेना का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उनके साथ ही दगा कर गए, उन्हीं की सरकार गिरवा दी। तो ये इंडिकेशन किस तरफ वो महिला दे रही थी कि यहाँ पर भी मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के बीच में कहीं वैसी स्थिति ना बन जाए, वो खाई ना आ जाए कि मिलिट्री ओवरशैडो कर दे इनके सरकारों को। देखिए रितु जी, अगर आप जियाउल हक की बात करें तो जियाउल हक साहब को जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, बल्कि जब वो
चीफ थे, जब उनको चीफ बनना था तो बाहर जो उनको वेट कराया करते थे और उनको सबके सामने कहते थे ही इज माई मंकी। तो ये ज़ियाउल हक का ये स्टेटस था जब ज़ियाउल हक साहब जब तक चीफ नहीं बने थे। जब वो चीफ बन गए तो उन्होंने उस मंकी का बदला दिया और उसने उसको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो है जेल में एक झूठे केस में बंद करा दिया और उसके बाद उनको बिना किसी उसके लीगल उसके रात के टाइम जो है फांसी, रात के टाइम कहीं भी दुनिया में फांसी नहीं लगाई जाती है, उनको रात के टाइम भी बिना उनके घर वालों को बताए उनको फांसी लगा दी और उनको जो है दफन कर दिया। तो ये तो जनरल ज़ियाउल हक साहब था। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बन के उन्होंने जो है जो वो एक डिक्टेटर कर सकता वो उन्होंने किया और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। और जिस हिसाब से आसिम मुनीर साहब चल रहे हैं, आसिम मुनीर तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो इम्यूनिटी मिल गई फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर जो भी करेंगे, आसिम मुनीर के खिलाफ आप कोई भी जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा जो है लीडर या कोई आर्मी चीफ या सीडीएफ होगा जिसको इतनी इम्यूनिटी दे रखी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब कितने पावरफुल आदमी है। तो जब आदमी पावरफुल होता है, जब आदमी के पावर आ जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और जब दिमाग खराब होता है तो वो फिर ऐसी ही हरकतें करने लगता है और जब ऐसी हरकतें करता है तो वो दोस्त कम पालता है, दुश्मन ज्यादा पाल लेता है। और वो दुश्मनी को ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर से आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता लग गया कि आसिम मुनीर अब उनके कोई काम का नहीं, तो हो सकता है सीआईए उनको उड़ा दे, हो सकता है जो है अफगानिस्तान वाले उनको उड़ा दे। तो ये जो है जो ये बात यूके में हुई है, जो लेडी बात कर रही थी, वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी कि जिस तरीके से ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर था पाकिस्तान में, उसको जिस तरीके से हवाई जहाज में उड़ाया गया था, हो सकता है कि आसिम मुनीर को भी जो है कार में उड़ाया जाए। इसी की वजह से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एकदम जो है यूके के ऑफिशिएटिंग हाई कमिश्नर को बुला के उसको डिमांड से पेश किया और उसको बोला कि आप जो है आपकी धरती पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को फैलाने की, टेररिज्म को फैलाने की, वायलेंस को फैलाने की, आप उनके खिलाफ जो है एक्शन लीजिए। और जैसे डॉक्टर शुभदा चौधरी ने बताया है कि जिस तरीके से ये लिया गया है, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देखिए उनके साथ क्या क्या होगा। तो ये तो डिक्टेटरशिप की कहानी है और डिक्टेटरशिप का अंत यही होता है। कहीं पे जाइए जहां पे भी डिक्टेटर हुआ है, यहाँ पर उसका तो अंत जो मेरे को, मैं इससे थोड़ी सी अलग राय रखती हूँ। मैं पाकिस्तान को लेकर ऐसी राय रखती हूँ कि वहां पर तो कोई सिस्टमैटिक फॉर्मेट जो होता है ना, चाहे डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, किसी भी तरीके का जो एक कहा जाए प्रणाली हो, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इन एक्शन होती है मिलिट्री, इन एक्शन होती है सेना। वहां सेना जो कह दे वही पत्थर की लकीर है। Am I right, अली असगर भट्टी? नहीं, आप इस पे गलत हैं कि देखें हमारा जो वज़ीर आज़म है, मुझे आज आप गलत साबित कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर थोड़ा सा जो चॉइस वो चॉइस वो खुद करता है। हाँ। उसी के अंडर आता है। यहाँ पर जमहूरियत में यहाँ पर जब भी दौरे हुकूमत आप देखें, जब भी सिलेक्शन करता है ना, चीफ आर्मी स्टाफ ही करता है, वो वज़ीर आज़म करता है, उसके रिकमेंड से, उसकी हिदायत से उनको लिस्ट भेजी जाती है, वो चॉइस करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता कि हिदायत आ जाती है कि आर्मी चीफ को आपने ये चॉइस करना है। हमारे मुल्क में ये होता है कि जिसको 4 बंदों की या 5 बंदों की लिस्ट दी जाती है, ये सोनाटी में, उस सोनाटी में आपके मुल्क में सुनिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप चारों खानों से पहले तो घिरे हुए हैं। आप बलूचों से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप टीटीपी के लड़ाकों से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, आप सिंध की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, आप तालिबान से लड़ नहीं पा रहे हैं। हो ये रहा है। और अब तो घर की चीजें बाहर भी चली गई हैं सर। देखिए ना कि यही तो मैं बता रहा हूँ, कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान में है कुछ नासर हैं, वो पैसों से, यानी कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, पैसा कहाँ से आता है। वो जो बलूचिस्तान में है, केपीके में कुछ नासर हैं। बॉर्डर किसका लग रहा है? मैं यही तो आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वहां जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का लगता है। जो हदायत आ रही है इससे कुछ अर्सा पहले तक जाएं, देखें कि इससे पहले तक पाकिस्तान में अमन था या बलूचिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोई दरअंदाजी नहीं हो रही थी जितनी अब मौजूदा हो रही है। और जब से देखें कि यहाँ पर दरअंदाजी हो रही है आपके इलाके में, वहां पर वज़ीर खारजा आए हैं, वो उसके बाद आप देखें कि वहां पर पाकिस्तान के हालात में कितनी दरअंदाजी इंडिया में शुरू हुई है। उससे पहले कितना अमन था।
ये आप कभी नोट भी तो करना ना, कि हिस्ट्री भी देखा करें कि हिस्ट्री में जब आपके पास ये अफगानिस्तान के वजीर खारजा आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में अरे केपीके सुनिए में ना, और ठीक है बलूचिस्तान सर, में समझ गई, दहशतगर्दी मैं के समझ गई, जो लड़ाइयाँ हैं वो आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गई। लेकिन क्या जियाउल हक का जो अंजाम सबने देखा, अब हम माने कि मुनीर भी उसी रास्ते पर चल दिए हैं? नहीं, जियाउल हक का कैसे अंजाम हुआ, देखिए ना कि कुदरती हादसा आपका चीफ अरे का तो नहीं क्या अंजाम हुआ, आप बता है, दीजिए। क्लैश हुआ था। आप, मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए ना क्या फैक्ट्स हैं। मैं, मेरे क्लैश पास तो हुआ था। पूरा लिस्ट पड़ी है, कैसे कैसे विमान हादसा हुआ, आम की पेटी में विस्फोटक भेजे गए, सारी मुझे पूरी कहानी पता, आप बता दीजिए। टेक्निकली प्रॉब्लम जब आई है जहाज, तो क्या बहुत का क्रैश हुआ था, इसमें तो किसी का कोई नहीं होता। आपके मुल्क में आपका भी तो चीफ, यानी कि चीफ था, वो भी त्यारा क्लैश में आपका मारा गया, जनरल तो उसको बैठा है तो आपने उसकी भी कुछ नहीं कहा। उस विमान में, और आप इसको इतनी सिंपलिसिटी के साथ बोल गए कि एक टेक्निकल एरर था। आज तक आप जांच नहीं करवा पाए, 20 थ्योरी फ्लोट हो रही हैं और आप यहाँ पर आकर इसको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो चीफ का था त्यारा गिरा था, उसके बारे में आपने जानकारी कर ली है, उसके बारे में बताएं क्या उसके सूरत बारे हाल में थी? आपका भी जानकारी तो ये है कि कुछ अर्सा पहले गुजरा था ना। मौसम खराब था, तकनीकी खामियां थी उस विमान में, पूरी डिटेल ब्लैक बॉक्स के जरिए भी दी गई है। आप जाइएगा सोशल मीडिया पर सर्च कीजिएगा। तो हमने तो, हमारा भी तो यही बताया कि उस वक्त जिस दिन ये वाकया हुआ था, उस वक्त मगरिब का रात का टाइम था, अंधेरा अरे था, मुझे सीधे मौसम सीधे खराब था, बताइए ना, उस वक्त मुनीर हमारा साहब भी तो डरे यही हुए आया हैं था कि ना। नहीं डरे हुए हैं? कहाँ छुपा रखे हैं मुनीर उनको? साहब क्यों डरे? मुनीर साहब की तो दुनिया में देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा तो कौन सा ममालिक है उसके बल्ले बल्ले हुई है। इवन के देखें कि अमेरिका की, आप देखें कि अमेरिका वहां पर वो हमारा तर्जमान बना हुआ है, हमारी हिमायत कर रहा है। आपको डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल ले लें, जब भी स्पीच करता है हमारे वजीर आजम की तारीफ कर रहे यस, होते हैं, नाउ हमारे कम्स सीडीएम। ट्रम्प कार्ड, नाउ कम्स ट्रम्प कार्ड। अब आ गए ना आप अली असगर भट्टी, अब ट्रम्प साहब का जिक्र करेंगे क्योंकि अभी बिरयानी खा के आए हैं शहबाज शरीफ और आपके मुनीर साहब, तो अभी तो जिक्र करना बनता भी है, पासनी पोर्ट पर डीलिंग भी तो करनी है। शुभदा चौधरी कुछ कहना चाह रही है। शुभदा चौधरी जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक और जो सवाल मेरा ऐड ऑन कर लीजिएगा, उसी में बताइएगा, जियाउल हक की तरह क्या अपनी ताकत का इस्तेमाल मुनीर साहब करना चाहते हैं, और क्या वो ये मान रहे हैं कि इतिहास उनकी तरह बदला जाना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ऐसा नहीं है कि आसिम मुनीर अभी कहीं छुपे हुए हैं। इनफैक्ट जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। और वो क्यों आए हुए हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर ईस्टर्न लिबिया गए थे। वहां पे बलोचिस्तान से जो यूरेनियम और बाकी का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, और खासकर जितना भी आर्म्स डील है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्स डील $4 बिलियन का, वो ईस्टर्न लिबिया जो हफ्तार जहाँ के फील्ड मार्शल हैं उनके साथ करते हैं। ईस्टर्न लिबिया भले ही उसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो पैसे दे सके। पैसे किसने दिए पाकिस्तान को उस आर्म्स डील के? यूएई ने। तो यूएई के क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान आना अभी एक्सीडेंटल नहीं है। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के लीगल हायरार्की मुझे नहीं समझ में आती है। जैसे कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, उसके साथ जितने भी, मतलब आपकी सैलरी, आपकी गाड़ी, आपका सारा तानाशाना आपके लाइफ तक चलेगा। इम्यूनिटी है आपको। आप सीडीएफ हैं, आपको वही चीज है। आप हर स्टेट के गवर्नर को भी यही इम्यूनिटी है, चीफ मिनिस्टर को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। क्योंकि जब भी कुछ अगर अनचाहा होगा तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस किया जा सकता है, तो शहबाज शरीफ के ऊपर फोकस किया जा सकता है, लेकिन ना प्रेसिडेंट, ना गवर्नर्स, और ना ही सीडीएफ के ऊपर किया जा सकता है। तीसरी चीज है, जहां तक बात हो रही है बलूचिस्तान की, अगर बात हो रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हरदीप सिंह निज्जर का डेथ हुआ, इंडिया के ऊपर ये कमेंट्री आई कि अच्छा ये इंडिया ने करवाया है खालिस्तानी एक्टिविज्म के खिलाफ। जब कनाडा और यूएस में प्रोटेस्ट वहां के प्रो खालिस्तानी करते हैं, इंडिया के डिप्लोमेट्स जब क्वेश्चन करते हैं, उसको एंटी स्टेट बोलते हैं, तब पाकिस्तान को दिक्कत होती है। लेकिन आईएसआई क्यों खालिस्तानियों को छुप के सपोर्ट कर रहा है? क्यों प्रो खालिस्तानी फिगर्स को पाकिस्तान में बुलाया जाता है? तो बलूचिस्तान पे क्वेश्चन करना है तो खालिस्तान पे भी क्वेश्चन करेंगे। और जहां तक बात रही कि ये जो पाकिस्तान को क्यों अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर
केयर स्टार्मर या बाकी के एमपीज जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, खासकर सीडीएफ आसिम मुनीर को? तो इसके दो रीजंस हैं। पहला, जो 9/11 के बाद, जो भी 9/11 के बाद मुकदमा होता है और उसमें वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एसेट होता है। उससे पहले भी आईएसआई को सऊदी अरेबिया, इजराइल, इजिप्ट से पैसे मिलते हैं मुजाहिदीन बनाने के लिए, और फिर जो सोवियत इन्वेजन है उसके समय भी मिलते हैं। दूसरा चीज है कि पाकिस्तान जो है आईसिस खुरासान और तालिबान के ऊपर सर्वेलेंस डेटा देता है यूके को। और तीसरा है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को, जो आपके ईरान के पास भी है, फिर चाइना से भी पास है, उसको आइसोलेट नहीं करना चाहते। ठीक है, और तो इस पर मैं ये पूछूंगी, सामा- अलीशा सर से पूछ लेती हूँ एक बार। अलीशा सर, ये माना जाता है कि अभी जो इनके जनरल है मुनीर साहब, उनको लेकर के जब डर का जिक्र होता है ना, तो मैं भी इसे सीधे सीधे कोट कर देती हूँ कि मुनीर साहब डर किससे रहे हैं? जनता से डर रहे हैं, सच से डर रहे हैं। क्योंकि हमने इमरान खान के केस में भी यही देखा, इमरान खान ने जैसे ही सेना को लेकर के कुछ कहा, सीधे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, उन्हें मानसिक रोगी तक बताने शुरू कर दिया। अब ये तो लंदन में हो रहा है, वहां पर भी इस तरीके की जो है झोला छाप हरकत कर रहे हैं, उनको भी, उस महिला को लेकर के भी बात कर रहे हैं। तो यानी कि इनकी विदेश नीति तो पूरी तरीके से एक फेल्योर है और संविधान इनके लिए किताबों की शोभा मात्र है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये अपनी कमी समझ लेंगे और उसी पे ही इंट्रोस्पेक्ट कर कर उस पे काम करेंगे, तो जिस हाल में पाकिस्तान आज इस हाल में है, अपने आप को इस हाल में नहीं पाएगा। इनका इतिहास रहा है। 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, टू नेशन थियोरी मजहब के नाम पर पाकिस्तान गया था। 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था, और फिर एक परंपरा चली आ रही है उसके बाद फिर लगातार। जितने भी इनके सदर हुए हैं सबका या तो आउस्ट हुए हैं, एग्जाइल गए हैं, या तो असैसिनेट कर दिए गए हैं। पर अभी तो जो मेहमान मेरे साथ पाकिस्तान से कनेक्ट अली सर, असगर भट्टी जी, वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको प्रमोट जो है भारत कर रहा है, फंड कर रहा है तालिबान को, इस तरीके की बात भट्टी साहब रख रहे थे। सरल बात है, अब तो कुछ भी बोलना। अच्छा, दूसरी बात है कि फिर जैसे कि जनरल जियाउल हक है, जैसे कर्नल साहब ने बताया, कर्नल सिरोही साहब ने, मिस्ट्री ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, आम की पेटियों के साथ बारूद भरा गया था। जब जहाज में जनरल जियाउल हक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ में थे, जब हवा में उड़े थे वो, तब मारा गया। बेनजीर भुट्टो को मारा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ पे कितने सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए। जनरल बाजवा पे कम से कम 14 असैसिनेशन अटेम्प्ट तो मैं आपको यहीं गिनवा दूं। तो ये जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी अफसर होने वाला है 100%। अब इस बात को छुटला दीजिए असगर भट्टी जी। सवाल थोड़ा शॉर्ट हो गया था, दोबारा सवाल करना, आपने क्या कहा? अली शाह सर एक बार फिर दोहराइएगा। जी साहब, मैंने कहा आपके पाकिस्तान का क्या ये परंपरा, क्या ये इतिहास का ये रिवाज नहीं रहा है कि आपके सदर जो भी हों उनका या तो असैसिनेशन होता है या तो उनको आउटसोर्स करके, चाहे आप देख लीजिए 1951 में लियाकत अली खान का असैसिनेशन हुआ था। आप देखिए लिए जनरल जियाउल हक, जिसने बहुत पोलराइज किया था, कम्युनलाइज किया था पाकिस्तान को मजहब के नाम पर, उसका जिसके जहाज के अंदर मिस्ट्री ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, आम के पेटियों में बारूद डाला गया था और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ में थे, हवा में उड़ा दिया था इनको। तो आप देख लीजिए जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई, जनरल अयूब खान लेकर आए थे इनको पावर में। इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से बोलने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को इनसिक्योर फील हुआ, उन्होंने रातों रात इसको फांसी चढ़ा दी। फिर बाद में कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए बोला कि सजाए मौत, हालांकि वो असैसिनेशन था, राइट। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? अली असगर भट्टी।
अब मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री, थोड़ा सा पीछे जाएं, आप देखें कि आप अभी आपने भुट्टो का नाम लिया, तो भुट्टो को अगर फांसी दी गई थी तो किस बना पे दी गई? अब अगर दूसरी तरफ आप आते हैं ना, इमरान खान का जिक्र करना चाहूंगा इस वक्त। इमरान खान पे चोरी डकैती और दूसरी चीजों का इल्जाम आता है, वो हमारा पाकिस्तानी मैटर है, वो इंडिया का मैटर नहीं है। लेकिन वहां पर जितनी भी सजाएं दी जाती हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में दी जाती हैं। इसी तरीके से जो इंडिया हमेशा देखें, वहां पर प्रोटेस्ट वहां पर लंदन में हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट लंदन में हो रहा है, आपको पाकिस्तान में रोड उठ रहे हैं। आसिम मुनीर का नाम उन्होंने लिया, पाकिस्तान में आपके रोड उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखेंगे आपने मुशर्रफ का नाम लिया, मुशर्रफ वहां पर कितने साल यहाँ पर हुकूमत की है, किसी ने कोई नहीं बोला था वहां पर, मतलब किसी किस्म की तालिबान ऐसी का बात नहीं मुद्दा है, पाकिस्तान सुनिए में ना जो मत कर... असगर भट्टी जी, तालिबान का मुद्दा है, टीटीपी का मुद्दा है, खैबर पख्तूनख्वा का मुद्दा है, तो ये पाकिस्तान का मुद्दा है। लेकिन जब बांग्लादेश पर सवाल किए जाए तो आप पूर्वी पाकिस्तान बनाने जरूर चल देते हैं। अफगानिस्तान की जो पैदावार है, तालिबान जो अफगानिस्तान की पैदावार है, ये देखें कि यहाँ पर उसके तालिबान को प्रमोट कौन करने वाला है? तो इस पर हम तो तो विचार खुद आपको आपको कहते हैं करना कि दहशतगर्द जो चाहिए। जिस तालिबान को पोसा पाला वही अब आपको आंखें दिखा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी होने के नाते हमने हमेशा सपोर्ट जरूर की है, लेकिन हमने कभी भी तालिबान को ना ही पाला ना ही पोसा पाला। हमने हमदर्दी जरूर की है कि हमारे पड़ोसी मालिक, जैसे अगर इंडिया हमारा पड़ोसी मालिक है, सिरोही इस सर तरीके से बताएंगे वो भी कैसे हमारा पाला है, पड़ोसी कैसे मालिक बोला है। है? सिरोही सर प्लीज। पहले तो मैं अली असगर साहब को दो तीन चीजें बताना चाहता हूं जो इन्होंने अपने उस जब ये बोल रहे थे। एक तो इन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ तो जो है जो फैसला करता है वो शहबाज शरीफ करता है। मैं कहता हूँ आपके यहाँ शहबाज शरीफ नहीं, आपके यहाँ अमेरिका से फैसला होके आता है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। तो नंबर वन तो ये क्लियर हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पूरा का पूरा जो है अमेरिका बताता है कौन आपका आर्मी चीफ बनेगा और उनको बनाते हैं जो कि प्रो अमेरिकन हो। नंबर वन। नंबर दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी ये तो अभी टीटीपी का तो अभी हुआ है, टीटीपी का पहले तो शांति थी। शांति कब थी? बेनजीर भुट्टो को किसने उड़ाया? बेनजीर भुट्टो को बम से किसने उड़ाया? तो वो आप उसका ध्यान रखिए। तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो मेजर साहब भी बोल रहे थे वो ये है कि आपको जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो आपके जो यूथ लीडर है जो पीएमएल के, वो ये कहते हैं कि हमारी मिसाइल और हमारी फौज जो है भारत से दूर नहीं है। और जब हम अफगानिस्तान के बारे में बोलते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बोलते हैं, बलूचिस्तान, तो आप कहते हैं ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, आप बीच में हस्तक्षेप ना कीजिए। तो अगर हमारा बांग्लादेश का कोई प्रॉब्लम है तो आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? हाँ। इसी तरीके से आपको ये समझना चाहिए। आपने छू दी है पाकिस्तान की, सिरोही सर। नहीं तो ये मैं कह रहा हूं कि आपको जब हम अगर बांग्लादेश कुछ हमारे को बोल रहा है, हमारे ताल्लुकात पिछले 1-1.5 साल से उनके साथ अच्छे नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे अच्छे होंगे नहीं कभी भी। तो आप क्यों कहते हैं कि जी हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं और हमारी मिसाइल और हमारी जो फौज है वो भारत से दूर नहीं है? तो अगर आपकी दूर नहीं है तो हमारी भी दूर नहीं है। तो ये चीजें बोल के आपने जो हालात, जो हमारे आपस में मुल्कों के हालात है, उनको आप और खराब करते हैं। और जब हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली बातों की बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो आप कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला, हम अपने आप संभाल लेंगे इसको। तो फिर आप अपने आप संभालो अपने आप को। फिर बांग्लादेश में क्यों घुसे हुए? क्यों आईएसआई की टीम जो आपके बांग्लादेश जाती है? क्यों आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो आपके जो बांग्लादेश में जाते हैं और वहां से फिर मोहम्मद यूनुस साहब उनको ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा पकड़ा देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम जो, मैं बता रहा हूं, जब भारत, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब आपने हमारा कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या सोच रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर दोनों मिल जाएंगे तो भारत का मुकाबला कर सकते हैं? ये आपकी गलतफहमी है, इसको आप दूर करिए। हम तो बांग्लादेश के साथ में भारत ना मिले की सेना और थी, आज की भारत पाकिस्तान की सेना और है। तो आप अगर दोनों भी मिल जाओगे तो भी आप कुछ नहीं पकाओगे। तो पहले आप अपने घर को संभाल लो, बांग्लादेश को छोड़ दो, उनके साथ हम अपनी डीलिंग कर लेंगे। वहां पे एक बारी इलेक्शन हुए, वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमारे उनके साथ जो है जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाएंगे। तो वो एक मोहम्मद यूनुस साहब को बिठाया हुआ है, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया है। मुझे तो शक है वो पीस प्राइज भी खरीद के उन्होंने लिया हुआ है, अदरवाइज उनके आते कोई पीस नहीं हुआ है। तो ये चीजें आप छोड़िए, आपके अंदर जो हो रहा है वो सबको पता है। आप अपने घर को संभालिए, बांग्लादेश को हमें संभालने दो। हमने तो अपने घर को संभाला हुआ है, हमने अपने घर को संभाला हुआ। आप ये मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का नाम जब सिखों को शहीद किया गया, मारा गया, तो उसका नाम किसका आया? दूसरी बात है अमेरिका में वहां पर दहशतगर्दी हुई तो नाम किस ममालिक का आया? अभी इसके बाद जो आप ऑस्ट्रेलिया में जो दहशतगर्दी हुई है किस ममालिक का नाम आया है?
मैं यहाँ पर भारत में पत्रकार हूं, मैं आपको दे रही हूँ फैक्ट्स। यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे पहला नाम सामने आया है, चेक करवाइएगा। आपके मुल्क में शायद चल नहीं पा रहा है इंटरनेट, चेक करिएगा किसका नाम सबसे पहले आया है। बात ना करें कि वहां पर जो इंडिया में सबसे पहले जो नाम दिया गया था, वहां पर इंडिया का बाशिंदा था, वो वहां से वो हिजरत करके गया था 50 साल पहले। हो सकते ना, इतने इनोसेंट तो आप नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया की चीज में भारत का हाथ है, गजब। गर्दी हुई तो उसमें भी इंडिया का नाम आया था। इस इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी जो दहशतगर्दी और सिखों को जो मारा जा रहा है, वो पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई वो किसने कराई है? पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई, 26/11 में जो दहशतगर्दी हुई, वो किसने कराई? कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाने, वहां तो आप भागे थे, आपको याद हो कहाँ पर उससे का दुनिया में किस ममालिक से आप समझते हैं, वहां पर आज इन्वेस्टिगेशन कराएं। हमारे पाकिस्तान का जरा सा भी उसमें हाथ नजर आ रहा है तो हम दोबारा खाएंगे, लेकिन वहां पर तो आपने आते हैं ना, पहले तो इनको पहले आप फ्रेम करना सीखिए। ये पहले जो आप तर्क लाते हैं ना, सड़क छाप, ये झोला छाप जो तर्क आप लेकर आते हैं ना, पहले आप अपनी फ्रेमवर्क में बनाकर आइए, ढंग से होमवर्क करके आया करिए। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ भारत ने कराया था, गजब है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया में किसका नाम आया लास्ट में, बताएं किसका नाम आया था? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का बताऊंगी। शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार है ना, शील टेल यू। शुभदा जी देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नवीद अकरम जो थे वो हैदराबाद से थे, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई दो राय नहीं है। उनके फादर भी इंडियन थे, नवीद अकरम और सैयद अकरम का बात जहां तक है। लेकिन उसी समय एक और चीज हुई थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर उसी समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल में मिले थे और ये भी आश्वासन दिया था ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को और इजरायली गवर्नमेंट को कि इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि नवीद अकरम फिलीपींस भी गए थे, आईसिस से उनकी ट्रेनिंग भी थी, उनका किस तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में रह के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो बॉन्डी बीच जो शूटिंग हुई थी, क्योंकि नवीद अकरम और उनके पिता वेस्टर्न सिडनी से आए थे, वो रिलीजियस नहीं था जिस तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो ज्यादा सोशो इकोनॉमिक था। क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में रहना, उनका और उनका दिनचर्या और एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। खासकर जो बॉन्डी के पास रहते हैं वो बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिकली एफ्लुएंट हैं। जहां तक बात रही दो रबाइज जिनको मारा भी गया था, वो तो जेनोसाइड को बहुत ही अपलॉड करते थे। उनको पैलेस्टीनियंस, गाजा, वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स, आईडीएफ को फंडिंग, ये सब को बहुत प्रेज भी करते थे। मैं डिफेंस नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ कि दोनों साइड की क्या बात है। जहां तक बात रही कि क्या कोई एक, अगर हर इंसान जो डायस्पोरा का है वो जो क्राइम कमिट करता है किसी भी देश में, वो उसके सरकार को या उसके देश को उसका नाम दिया जाए, तो इसमें तो सारे के सारे जितने भी मुल्क हैं दुनिया में सब तबाह हो जाएंगे। क्योंकि जो इंटेलिजेंस करता है, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन होता है, जो डिसेंट को खत्म किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन और इसके साथ साथ एक बात जो सबसे ज्यादा इस पर चर्चा भी होती है पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, वो ये होती है कि पाकिस्तान जो है अब उसको इंटरनेशनल बेइज्जती की आदत पड़ गई है। एक आदत सी होती है, एक लत हो जाती है। वो इंटरनेशनल बेइज्जती अब चख चुके हैं उसका स्वाद, बार बार चाहिए वो स्वाद। सिरोही सर इस पर जरा आप प्रकाश डालिएगा। और हम देखते हैं कि पहले तो शहबाज शरीफ, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी तुर्कमेनिस्तान में, 40 मिनट तक इंतजार कराया पुतिन साहब ने। ये उन्हें भी गलत बताते हैं, उस फैक्ट को भी कहते हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है। हालांकि उसका फैक्ट चेक हम लोगों ने किया तो ये बिल्कुल सही मिला। और अब ये कहते हैं कि भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी रखता है, कॉर्डियल रिलेशन नहीं रखता है। जबकि स्थिति क्या है हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में हालात सुधरे, हिंदुओं की स्थिति सुधरे, इसको लेकर भारत सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय पूरा एक्टिव है। और अभी चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस है, सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है ना चाइना का, वो अभी भारत है। लेकिन ये जो आसिम मुनीर है, इनकी असीम शक्तियां जो हो गई है ना वहां पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं से हवा देती है इस बात को। अब तो रावलपिंडी से लेकर के लंदन तक की आवाज उठ रही है। रितु जी, सबसे पहले मैं, आपने जो कहा बेइज्जती का जहां सवाल है, वो 40 मिनट तक जो शहबाज शरीफ वहां पे बिठाए रखा गया और उसके बाद वो जो गेट क्रैश करके अंदर गए और वहां पे जाके सिर्फ पुतिन साहब ने इतनी उनकी इज्जत रख ली, उनको हाथ मिला के उनको समरी डिस्पोजल करके भेज दी।
तो बस ये जिस हिसाब से अगर वो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़े, जब वो बाहर आए थे हाथ मिला के, तो उससे साफ नजर आ रहा था कि उनके चेहरे पर कितना गुस्सा है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। तो जहां तक बेइज्जती का सवाल है, क्योंकि कहीं पे भी जब जाते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं पे भी जाती है, और आजकल आसिम मुनीर जाते हैं या शहबाज शरीफ जाते हैं, सबको ये पता है ये किस लिए आते हैं। वो सिर्फ जो है इमदाद मांगने के लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, बाकी उनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो वो लेने के लिए सिर्फ आते हैं वहां पे, और आने के बाद जो है फिर उनको जब कुछ मिल जाता है, कोई कटोरे में डाल देता है, तो खुशी खुशी आ जाते हैं। उनकी इकोनॉमी थोड़ा जैसे धक्का स्टार्ट होती है गाड़ी, धक्का दो, जितनी दूर धक्का दोगे उतनी देर जाके वो रुक जाएगी युद्ध के बाद। अब जहां तक ताल्लुक है बांग्लादेश के साथ, इनके जो है ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी भारत के तो सबके साथ संबंध खराब है। आप मेरे को बताइए, चाइना के साथ आपने जैसे कहा है, जो है चाइना के साथ हमारा जो, चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, और मैं अब फिर बोल रहा हूं कि जिस दिन बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, उस टाइम हालात जो अच्छे होंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट वो होगी जो आवाम को जवाब देने लायक होगी, और जवाब देना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस को तो किसी को जवाब नहीं देना, वो तो जो है ऊपर से सेलेक्ट करके उनको बिठाया गया है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड आवाम क्या सोचता है। तो इसलिए उन्होंने अपने, क्योंकि उसको जिस मकसद से बिठाया गया डीप स्टेट में, और आईएसआई आप उनकी मदद कर रही है, उनका तो मकसद एक है, किसी तरह भारत का जो है हेट भारत नैरेटिव चलाते जाओ, वो चला रहे हैं। तो जिस दिन अगर ये बीएनपी भी आ जाती है, तो उस टाइम भी भारत के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे हुए, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने से ही उनकी जो है बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनकी महंगाई कम होगी। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे हैं, मालदीव जो, रोहित सर हालात तो अभी ऐसे हैं कि अभी तो घर के भीतर ही कला थी, अभी तो घर के भीतर ही बात हो रही थी कि लड़ाई हो रही है अंदर चारों खानों में, या भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि ये इनको अब तो इनकी आवाम के साथ साथ लंदन में भी ये आवाज उठ रही है। सबसे ज्यादा दिलचस्प यही है, इंटरेस्टिंग आज का इस डिस्कशन का सबसे बड़ा आउटकम यही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी आवाम तो पहले से त्रस्त है। इमरान खान इनके पूर्व प्रधानमंत्री सेना को लेकर के कई दफा कह चुके हैं। और अब अली असगर साहब से मैं जानना चाहूंगी कि मुनीर की तानाशाही अब इस कदर हो गई है क्या कि इससे परेशानी अब सिर्फ आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को नहीं, अब पूरी दुनिया में लोगों को कहीं ना कहीं हो रही है। अब लोग इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तभी तो जियाउल हक का जिक्र किया है और मुनीर साहब से उनका कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया गया। देखें कि जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो एक सियासी पार्टी है, उसका एक अपना एक झंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वहां पर लंदन में भी जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो पीटीआई की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट करते हैं वहां पर भी वो पीटीआई है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखें कि पीटीआई होगी, इंडिया हो गया और अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा मुझे सर आपके यहाँ पे राजनीति उन्हीं के कारकुन है, उन्हीं के कारकुन है जो पीटीआई के। अपने देश की बात करिए, ठीक है मैं मान लेती हूँ वो एक बार को सही है, लेकिन आपके देश में भी तो राजनीति हो रही है। आपके देश में शहबाज शरीफ क्यों इतना शैडो डाउन हो रहे हैं, मुनीर साहब के नीचे क्यों आ रहे हैं अंडर करंट में? देखेंगे यहाँ पर लंदन में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां पर पाकिस्तान में बताएंगे जरा रद्द-ए-अमल आया, एक बंदे का भी रद्द-ए-अमल आया। सिर्फ उन्होंने ये बताया कि आपकी सरजमीन जो उसकी लंदन की जमीन है वो दहशतगर्दी है या नासरों के लिए इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारी सरजमीन को बुरा भला लगवाइए ना, फिर लगाम लगवाइए मुनीर साहब पर शहबाज शरीफ को कह के, ताकि जियाउल हक वाला हाल ना हो, वो हश्र दोबारा ना हो जाए। यही तो सवाल है आज की डिस्कशन का। थोड़ा सा सुन लें कि सीडीएफ ने आपको सिर्फ यही बताया हुआ है ना कि सिर्फ 4 दिन की जो जंग है वो उसी की वजह से, तो आपको यानी कि हर जगह पे आपको आसम मनी नजर आता है, सीडीएफ नजर आता है, इसके अलावा तो आपको नजर ही नहीं आता है कि वहां पर देखें लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है पीटीआई पाकिस्तान में, और है भी कोई ही आपके सर्वे सर्वा तो मुनीर ही है, तो डिस्कशन किस पर करें हम? आना शुरू हो गया। देखें कि वहाँ सुपर पावर है कि दुनिया में देखें कि किस तरह उसकी इज्जत की जा रही है, सिर्फ कितने लोग उसके आते हैं। अभी इस लास्ट वीक में देख लें और कितने ममालिक हमारे पाकिस्तान में, कल की बात लें यूएई का सदर हमारे पास आया हुआ था कल, तो आप इन चीज का अंदाजा लें उससे 2 दिन पहले भी कौन सा सदर हमारे पास आया हुआ था, कौन सा चीफ आया हुआ था कि हमारे पाकिस्तान में कितने, लास्ट वीक में देखें 2 हफ्ते में देखें कि कितने कितने मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान में आए हुए हैं। वो देश क्या बताएगा जो एक आंकड़ा नहीं दे पाता है? वो देश क्या बताएगा बहावलपुर में क्या हुआ था विमान हादसे में? वो देश क्या बताएगा कि उस हादसे का तर्क क्या निकला? इतनी थियरीज निकलकर सामने आई। कोई कह रहा है आम की क्रेट में विस्फोटक भेज दिया था, कोई कह रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ऐसे तो आपके यहाँ पर
किया जाता है, अमेरिकन डेलीगेशन भी उसमें था, लेकिन आप लोग उसको लेकर के भी सुराग नहीं निकलवा पाए। पहलगाम पर आपके पास जवाब नहीं होता है, जब पूछा जाए तो कहते हैं कि भारत अपने मसलों में देखे, तो आप भी देखिए अपने मसलों पर। दिया था, इंटरनेशनल लेवल पे बात की थी कि वहां पर किसी जगह पर भी आपको दहशतगर्दी है, किस जगह से आप समझते हैं वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन वहां से आप भाग गए थे। आपको याद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आपको कुल ऐसा मिलाकर बंदा के नहीं बात मिला। इतनी सी है अली असगर साहब कि अब पाकिस्तान ना इस मोर्चे को लेकर के अब अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा चुका है कि अब घर के भीतर ही नहीं, अब बेइज्जती हम बाहर भी करवाएंगे, बाहर के लोगों के बीच भी करवाएंगे, और बाहर के लोग भी कहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके का हश्र होगा कि मुनीर साहब ओवरशैडो करेंगे और मुनीर साहब को विमान हादसे का कहीं शिकार ना होना पड़ जाए, कार हादसे का शिकार ना होना पड़ जाए। लोग इस तरीके की बात करिए, इस पर जांच करवाइए, अपनी आवाम को रोटी रोजी इसको लेकर के तस्वीर जो है सामने आती है उसको ठीक करिए अली असगर जी, फिर उसके बाद भारत से कंपेयर कीजिएगा। इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि इस वक्त जो है मुनीर और शहबाज की जो ये जोड़ी है पाकिस्तान में अभी इसी को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है कि क्या शहबाज शरीफ को ओवरशैडो कर दिया है इनके जनरल मुनीर ने, और ऐसे में लंदन से उठी आवाज के बाद रावलपिंडी से लंदन तक इसको लेकर के चर्चा की जा रही है कि क्या जियाउल हक वाला हाल अब मुनीर साहब का भी होने वाला है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।